चैलेंजेस तो व्यापार में हर रोज नए नए चैलेंज आते हैं और वो चैलेंज पार करना ही व्यापारी में वही उसकी काबिलियत है और वही शायद उसका सर्वाइवल है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है डीसी शो में। हम इस शो में लेके आते हैं ऐसी अनोखी शख्सियतों को जिनकी आप और सारा विश्व एक तरह से दीवाना है, या एक तरह से दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि विश्व भर में उनके प्रशंसक, उनके दोस्त, उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं। लेकिन इन सब हस्तियों और शख्सियतों के इर्द गिर्द अचानक से किसी इंटरव्यू में एक ऐसे शख्स आ जाते हैं जो बहुत ही लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं, तो उनका इंटरव्यू करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। तो आज ये प्लेटफॉर्म, ये डीसी शो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि आज वो बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत ही लो प्रोफाइल है, लेकिन उनके काम, उनका एक्सपीरियंस और उनका कद और उनका पद बहुत बड़ा है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मंच बहुत छोटा है उनके लिए, उनके कामों की बात करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली आचार्य हरिदास गुप्ता जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और पर्सनली मैं आई एम टेलिंग यू वन ऑफ वर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आई एम योर डाई हार्ड फैन। इससे पहले एक बात शुरू करूं, एक बड़ी हस्ती का उद्गार आपके विषय में बोल देता हूं। मैं और हमारे काव्य जगत के शिरोमणि डॉक्टर कुमार विश्वास एक बार साथ बैठे हुए थे, तो मैंने कुमार विश्वास से ऐसी सिंगापुर की बात चली, तो उन्होंने कहा कि मैं तो भाई सिंगापुर का मतलब जानता हूं, एक ही आदमी है और वो है एस.डी. गुप्ता। तो मेरे लिए सिंगापुर और एस.डी. गुप्ता बराबर है। तो ऐसी शख्सियत जिसके लिए एक ऐसा विद्वान और इतना ब्लंट शख्स ऐसे शब्द बोलता है, तो दर्शकों आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो अपने आप में कितने गंभीर और कितने निर्मल और कितने कितने खूबसूरत व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास एपिसोड में आचार्य जी। हम आपको आचार्य जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां एक तरफ एक बिजनेस टाइकून है, एक बहुत सी शख्सियत है, वहीं आप वास्तु के जो विश्व विख्यात कुछ लोग हैं जिन्होंने वास्तु को बहुत डीपली जाकर नरेट किया है, और वास्तु में जिनके प्रशंसक और जिनके क्लाइंट पूरी दुनिया भर में हैं, आप वो ऐसी एक अनोखी शख्सियत हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन जिनको मालूम है वो आपके डाई हार्ड फैन हैं। तो मैं बात की शुरुआत ही हमारे विश्व के जाने माने वास्तु विशेषज्ञ श्री हरिदास गुप्ता जी से करना चाहूंगा कि ये बिजनेस टाइकून को अचानक से वास्तु में इंटरेस्ट कैसे हुआ, और ये इनका जो आध्यात्मिक पहलू था इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये शायद कुछ नियति का ही ऐसा खेल था कि हम लोगों ने करीब 2007 में एक काफ़ी बड़ा रिसॉर्ट लिया था सिंगापुर में। तो मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ और हमेशा से ही बिजनेस में रहा, तो कभी इस तरह की चीज़ों पर ऐसा कोई खास वो नहीं था। परंतु उस दौरान में एक साउथ से हमारे पास एक बड़े विशेषज्ञ आए जो इस चीज़ के काफ़ी जानकार थे। वो आने लगे और प्रेम प्यार हुआ उनसे, जैसे आपसे हुआ। अभी तक उनसे संपर्क है। उनका बहुत बड़ा आश्रम है बेंगलोर में। तो वहाँ से ये ज्ञान की शुरुआत हुई। बस बीज वहाँ से डला, फिर वो डलते डलते फिर वो काफ़ी बड़ा पेड़ बन गया। और कुछ परमात्मा का आशीर्वाद ऐसा रहा कि उसने कुछ ऐसी सिद्धियाँ उसमें दी कि जो बहुत ही विरलों के पास होती हैं। तो बस परमात्मा का आशीर्वाद ही कह सकते हैं जी। अच्छा जी, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा। मैंने भावनात्मक रूप पे तो देखा है, लेकिन क्रियात्मक रूप से ऐसा बहुत कम देखा है मैंने अपने जीवन में। मेरे साथ जो शख्स इस समय मुझसे बात कर रहे हैं, उनका दिल, उनकी आत्मा, उनका उनका सब कुछ सर्वस्व मैंने इस हिंदुस्तान के लिए समर्पित देखा है। साथ ही साथ सिंगापुर को भी बहुत प्राउड दृष्टि से देखते हैं। तो ये दो देशों के बीच आपकी जो ये दौड़, ये सेतु जो बना हुआ है, इसे आप कैसे मैनेज करते हैं? ये इतनी आध्यात्मिक समझ और शक्ति आप कैसे लाते हैं आचार्य? भारत जो है वो मातृभूमि है और सिंगापुर कर्म भूमि रही है। लगभग जीवन का आधा हिस्सा वहाँ पर ही रहा है। परंतु एक कहावत है कि जैसे यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन नॉट टेक इंडियनिटी आउट ऑफ हिम। तो वहाँ पर रहते हुए भी एक जो नेचुरल लगाव लगभग सभी को होता है। कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से। वो जैसे गिलहरी वाला होता है कि जब
राम सेतु बन रहा था, तो जो जो अपना योगदान कर सकें अपने सामर्थ्य हिसाब से, जी तो जो भी जिससे संभव हो सके वो करना चाहिए, क्योंकि यही मानवता है, यही हमारा हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि हमें सबका भला करना है। बहुत खूब। अच्छा जी, अगर मैं आपके कामों के लिए, आपके आपके अनुभव को लेके, या जिस तरह का आपका एक जो सफर है, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं आपके बारे में, व्यक्तिगत तौर पे भी और व्यावसायिक तौर पर भी, उसकी बात करें तो शायद ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन लग जाएंगे इस इंटरव्यू में। मैं वो बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि कंप्यूटर क्रांति के जो जनक थे वो राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी जी के घर में पहला कंप्यूटर लगाने वाले आप थे। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल भी होगा, ऐतिहासिक तथ्य भी होगा। लेकिन मैं इससे आगे जाऊंगा। ये एक हिंदुस्तान से एक उद्यमी सिंगापुर पहुंचते हैं, तो आपने वहां कैसे शुरुआत की, क्या कठिनाइयां आई आपको, और क्या आप जिस मकाम पे आप आज हैं, कई लोगों के लिए इट्स लाइक अ माइलस्टोन, तो आपको उस मकाम पे पहुंचने में कितना समय लगा? देखिए, वैसे तो इंसान हमेशा कहता है कि ये मैंने किया या मैं ये कर दिया, परंतु ये सब परमात्मा दिए। अब ये अध्यात्म में आने के बाद ये पता चला है कि ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर पीछे चल रहा है, उसी हिसाब से हालात बन जाते हैं। तो मेरे भी हालात कुछ ऐसे बन गए थे, जैसे आपने कहा, हमने श्री राजीव गांधी जी को लेजर प्रिंटर हमने पहले सेल दिया जी था उनको। जी जी। देना नहीं, मतलब उनकी सेवा करने का मौका मिला उनकी था। सेवा करने का मौका मिला जी। जी तो हम लोग लेजर प्रिंटर की फैक्ट्री लगाना चाहते थे यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी वगैरह इतना समझ नहीं पाई कि जो हम करना चाहते हैं या कर सकते हैं, उन्होंने माना नहीं। तो जी फिर एक तरीके से निराश होकर ही सिंगापुर गए थे, और उस समय जी पर सिंगापुर में भी हम, सॉरी टू से, मतलब जो भारतीय लोगों की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी जी नहीं थी। जी अ, बाद में काफ़ी इम्प्रूव हो गई। तो जी चैलेंजेस खास तौर पे व्यापार में और विदेश में, जहाँ पर साधन का और लैंग्वेज का और बहुत सारे बैरियर होते हैं, वो रहे। परंतु परमात्मा के आशीर्वाद से कोशिश में कमी नहीं रही, और उस कोशिश का ही फल ये रहा कि जिस बिल्डिंग में कभी जगह नहीं मिलती थी, जो वहाँ का मेन आईटी कॉम्प्लेक्स है, अब परमात्मा के आशीर्वाद से लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड भी रहे हैं, जी 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 और परमात्मा के आशीर्वाद से हैं भी। तो जी। ये सब अपनी कोशिश है और परमात्मा का आशीर्वाद है। चैलेंजेस तो व्यापार में हर रोज नए नए चैलेंज आते हैं, और वो चैलेंज पार करना ही व्यापारी में, वही उसकी काबिलियत है, और वही शायद उसका सर्वाइवल है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, स्पेशली हिंदुस्तान की सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी हम बात करें, हमारे पूज्य, हमारे श्रद्धेय, और जिसे बोलते हैं कि एक जीवन शैली जिनसे जीने का, या आदर्श जिनसे जीवन का सीखना चाहिए, प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या, वहां पे आप कुछ बहुत ही प्यारे, खूबसूरत, कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, इट्स ऑलरेडी ऑन, और आप कर रहे हैं और आप लेकर आ रहे हैं। तो मैं, अगर आप उसे समझते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज इस प्लेटफॉर्म पे आप जरूर उन 3 प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी, और हो सकता है एक आध 2 और बढ़ गया हो, मैं चाहूंगा कि उन प्रोजेक्ट पे जरूर हम लोग बात करें आकर। जरूर। जब ये भारत सरकार ने वहाँ पर राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया, तो चूंकि हम लोग ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जो टूरिज्म के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, सिंगापुर, जहाँ पे हमने काम किया है, जी तो मैंने सोचा कि वहाँ पर क्यों ना हम लोग ऐसी सुविधाएं क्रिएट करें जो आध्यात्मिक के साथ साथ टूरिज्म के टूरिस्ट। पर्पस के लिए भी हों। जी तो हम वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा रिसोर्ट बनाना चाह रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा वहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज, जैसे परिक्रमा कराने के लिए, जो परिक्रमा जी रिलीजियस जगहों पर होती है, 5 कोसी जी 14 कोसी, तो उसके जी लिए एक हेली, मतलब बहुत से लोग जो चल नहीं सकते हैं या जिनके पास समय नहीं होता, तो उसके लिए एक ये प्रोजेक्ट है। जी तीसरा जो है, एक, जैसे मंदिर के बिल्कुल पास में ही जो लोग विकलांग होते हैं या जी काफ़ी बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए जी चलना, क्योंकि काफ़ी दूर से जाना पड़ता है, तो जी संभव नहीं है, उनके लिए वहाँ पर एक व्यवस्था बनाने जी का जी। कार्यक्रम चल रहा है। और एक रिवर क्रूज का भी प्रोजेक्ट पर हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब मैं, जो बिजनेस टाइकून है आचार्य एस डी गुप्ता, उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि जो ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं इतने बड़े, बिना सरकार के कोऑर्डिनेशन के संभव नहीं है, तो सिंगापुर और यहाँ पे जो सिस्टम है, वहां पे आपको क्या कठिनाइयां महसूस हुई और क्या इजियर महसूस हुआ आपको?
देखिए ऑफ कोर्स जो सिंगापुर का सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है, बहुत ही क्लियर कट है, काम होता है तो सबका हो जाता है, नहीं होता तो किसी का नहीं होता। जी यहाँ पर थोड़ा सा व्यवहार और ब्यूरोक्रेसी अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। मैं ये कहता हूँ मैंने पहले का भी देखा है, उससे काफ़ी इम्प्रूव हुई है, काफी इम्प्रूव लेकिन अभी जी, भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ना है। इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत है। शासन प्रशासन भी है, उसने काफ़ी सीरियसली हमारे प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करके उसके ऊपर जी वो लोग जी सहयोग या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो बट स्टिल अभी हम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होना है वहां तक पहुंचने के लिए अभी वो सफर और तय करना है, पहले जी। से काफी इम्प्रूवमेंट है। अयोध्या अगर सर्कल की बात करें हम लोग, अगर मैं पुरानी किताबें पढ़ता हूँ लाइब्रेरी में या किसी में भी, तो हम ये देखते हैं सप्त सिंधु में ये केंद्र हुआ करता था, हर तरीके से जागरण था, चाहे वो शैक्षिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या पराक्रमिक रूप से, किसी ये केंद्र था सप्त सिंधु। और अपने आप में बड़ा इक्ष्वाकु वंशज का एक बड़ा इतिहास रहा है। लेकिन आज आप, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे जिन आचार्य एस डी गुप्ता जी को जानता हूं, मैं हमेशा जानता हूं बिना रेकी किए, बिना इंटीरियर जाए, बिना बात के वो कोई ऐसा ओपनली निर्णय नहीं लेते वो। तो जब आपने रेकी की, तो अयोध्या के आसपास जो लोग हैं, क्योंकि आपको लैंड एक्विजिशन से लेके बहुत सारी चीजें हैं, तो आपका कम्युनिकेशन, तो आपको क्या लगा कि शिक्षा की यहाँ कितनी जरूरत है अभी, और लोगों में जो जन जागरण है, जो जागृति है, जो उनके अधिकारों के प्रति या शिक्षा के प्रति या सिस्टम के प्रति, वो कितनी, और वहाँ क्या जरूरत है? देखिए ऑल ऑफ सडन वहां पर करीब जब से ये निर्णय हुआ और 1 डेढ़ साल का समय हुआ तो एकदम एक एक्सप्लोजन सा हुआ है। तो लगभग जो मेरे अनुभव के आधार पर 1 साल में करीब जगहों के रेट 3 से 5 गुने हो गए। और अक्सर ऐसा होता है जब हमें कोई चीज मिलती है तो हमारी पिपासा और बढ़ जाती है। जी तो वैसे सब कुछ ठीक है, परंतु हालांकि वो राम की नगरी है, पर कभी कभी मजाक में ये लगने लगता है कि वहां पर रावण ज्यादा हो गए हैं, पहले तो शायद रावण एक ही ज्यादा हो रावण था। गया। वो इस जी कॉन्टेक्स्ट में कि कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऐसा भी हो पास सकता है। कागज है जमीन नहीं है, जिनके पास जमीन है कागज नहीं है। कागज नहीं है जी। तो बहुत सारे ऐसे गणित हैं जो संभलने और देखने पड़ते हैं, और वो जब तक ग्राउंड पर कोई जाकर नहीं करेगा तब तक वो संभव नहीं है। जी तो ये बहुत जरूरी है। बाकी ओवरऑल हर एक जगह के अपने अपने चैलेंज होते हैं। व्यापार में चैलेंजेस को पार करना यही एक व्यापारी की पहचान है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, उनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, और ये सिर्फ शब्दों में ही नहीं, उनके कर्मों भी है, में भी है। और ये इस दिल के धड़कने का, इनका जो एक अंदर का जो एक हिंदुस्तान के लिए जो जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, वो अगले मेरे सवाल में उसका और एक बड़ा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तो आचार्य जी, मैं अगला सवाल आपसे करता हूँ। इस पेंडेमिक काल में तकरीबन 1.25 साल हो गए, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि जो बोलते हैं तीसरी वेव आ रही है, तो अगर आ रही है, आपको पता है किधर से आएगी, तो वहां एक सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी तो रुक जाएगी वेव। तो इट्स नॉट अ वेव, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, जो कि जितना हम मूवमेंट असुरक्षित तरीके से करेंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस समय मेरे ख्याल से बहुत ही बुरी स्थिति है। इस सब के बीच में कुछ लोगों का समूह, उस समूह को अपना सहयोग, अपना नेतृत्व, अपना अनुभव प्रदान कर रहे हैं आचार्य एस डी गुप्ता। उसका नाम है संजीवनी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये संजीवनी है क्या, कैसे ये वर्क कर रही है, कैसे लोग इससे लाभ ले सकते हैं? एक्चुअली इस दौरान में कहते हैं ना कि जब तक कोई अनुभव स्वयं नहीं होता तब तक उस सफर से आप गुजरते नहीं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मिड अप्रैल में मुझे भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। मैं तो उस दौरान में आइसोलेशन में रहना हुआ, तो वो भी शायद कोई कार्मिक लोड था जो कोई आना था, और प्रारंभ उससे भी जी अनुभव हुए। जी उसमें देखा कि लोगों ने कैसे, क्योंकि जब तक खुद से नहीं गुजरती है तब तक आदमी उसको महसूस नहीं कर पाता। तो उस दौरान में देखा गया काफी, मतलब लोग परेशान थे इक्विपमेंट्स के लिए या ऑक्सीजन वगैरह के लिए। तो हालांकि मैं उस समय क्वारंटाइन पीरियड में ही था, पर फिर कुछ सहयोगी जो अपने साथ आप जैसे हैं उन लोगों ने, उनका ख्याल हुआ कि एक फैसिलिटी बनाई जाए जहाँ पे मतलब बेड मिलने बड़े मुश्किल हो रहे थे उस टाइम पर। जी 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 तो इनफैक्ट एक 60 बेड की कैपेसिटी ये संजीवनी मिशन के अंडर ही एक मित्र हैं, उनका ख्याल था। तो हम सब लोग सहयोग करके ने कहा करते हैं इसको, जगह भी लगभग ले ली थी।
जी लेकिन फिर क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाई और वो जी लाइसेंसिंग और बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जो हमें जी बाद में पता चले जी कि भाई अगर इसमें कैजुअलिटी हो जाती है, खुदा ना खास्ता कोई गुजर जाता है, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह इस तरह की कई चीजें थी, तो फिर जी हमें वो आइडिया हमने उसको स्टैंड बाय कर दिया और अब हम छोटे सा मतलब उसमें दवाइयाँ वगैरह जैसे आयुर्वेदिक की दवाइयाँ या जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो स्पेशली ज़्यादातर गाजियाबाद के नियर अराउंड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं और दूसरा जी उसी के अंतर्गत यहाँ पर वेस्ट दिल्ली में हरिनगर में रोजाना लगभग 150-200 लोगों को भोजन शाम को कराया जाता है। तो वही छोटी छोटी कोशिश है कि कुछ लोग जुड़ के जो कर सकें, तो बहुत से लोगों को मतलब खाने की भी समस्या होगी या दवाइयों की भी समस्या हो सकती है, तो वही बात है कि गिलहरी की तरह जो कर सकें वो कर पाएं तो अच्छा रहेगा। अब एक मेरा एक और दिलचस्प सवाल आपसे, इस महामारी को आपने इस तरीके से भी देखा जिसे हम कहते हैं कि प्रयोगात्मक तरीके से, और इससे इससे लड़ाई की भी तैयारी आपने की और आप लड़ाई लड़ रहे हैं इससे, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय वास्तु एक्सपर्ट, एक आध्यात्मिक शख्सियत, आप ज्योतिषी भी हैं, आपको बहुत ज्ञान है, आप नजूमी भी हैं, जो सितारों से बातें करने वाला आदमी, वो इस महामारी को किस नजरिए से देखता है, और क्या आध्यात्मिक रूप से वो ये मानता है कि इसका निदान और इलाज वहां भी संभव है? जहाँ तक मेरी अपनी राय है और जितना मुझे थोड़ा बहुत ज्योतिष और वास्तु का ज्ञान है, आज अगर हम कंपेयर करें तो शायद मेडिकल साइंस भी किसी हद तक हेल्पलेस है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर मान लीजिए ये पता करना हो कि किसको ये कोरोना होगा या किसको नहीं, तो ये संभव नहीं है। आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारी चीजें करके छोड़ दी गई हैं। इनफैक्ट वो अरबों खरबों डॉलर का या रुपयों का बिजनेस ही होके रह गए हैं और चल रहा है अभी। या अगर किसी को ये हो भी जाता है तब पता चलता है कि ये हो गया और उस टाइम पर ये नहीं पता कि इसकी सीवियरिटी क्या होगी। अब हमारे शास्त्रों में बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है, जैसे कि ज्योतिष भी कहें उसमें भी और वास्तु कहें तो उसमें भी। मेरे ख्याल से मैं अगर इजाजत हो तो शेयर थोड़ा सा स्लाइड्स को करना चाहूंगा। अपने शास्त्रों की बात कर रहे थे, उसके अंदर बहुत सी चीजों का वो एक टूल्स की तरह है, अगर हम चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं और जरूरत है कि हम उसको और जैसे एक रिसर्च या एक रिसर्च या स्टडी कर सकते हैं कुछ लोगों पर और उसमें फार्मूला बन सकता है। जी मेरे अनुमान से जैसे अगर हम एस्ट्रो को पहले लेते हैं जी तो एस्ट्रोलॉजी में वो किस चाहे वैदिक है या और भी कई स्ट्रीम होते हैं वैदिक की, उसमें कुछ चीजें बड़ी मान्य हैं, जैसे कि जी 12 घर होते हैं तो 12 में से छठा घर जो होता है वो बीमारी का कहा जाता है जी और 8वां घर जो है वो तकलीफ का या पेन्स का कहा जाता है जी और एक 12वां घर होता है जो आइसोलेशन, जैसे कि जब अस्पताल में जाना हुआ या जेल में जाना हुआ या खर्चे का हुआ तो वो जी ये होता है। जी ये दूसरी चीजों को भी रिप्रेजेंट करते हैं पर हम अपनी इस कोरोना की बीमारी के संदर्भ में लेते हैं कि मतलब बीमारी होती है, तकलीफ भी होती है और आदमी जो है जनरली अस्पताल या आइसोलेशन में जाता है। जी तो ये 3 घर ऐसे हैं, 6, 8 और 12, जो इसको गवर्न करते हैं। ओके, यानी कि पहले बीमारी हुई, फिर उन्होंने अगर सफर किया और छठा वो अपना हाउस घर। में है तो उससे बीमारी होगी, तकलीफ है तो 8वें घर से होगी और अगर अस्पताल जाना है तो 12वें घर है। 12 अगर ठीक। 6 और 12 है तो ये है कि बीमार हुए और अस्पताल चले गए। जी मान लीजिए जैसे एक्सीडेंट हुआ तो पेन जी हुआ, तो जी एक हुआ कि एक्सीडेंट हुआ और अस्पताल चले गए तो 6 और 12 हो गए। जी सॉरी, एक्सीडेंट हुआ तो 8 और 12 हो गए, बीमारी 8 और से 12। गए तो 6 और 12 हो गए, बीमारी बहुत खूब। तकलीफ और अस्पताल गए तो 6, 8, 12 हो गए। जी अब एक दूसरा इसमें होता है कि टाइमलाइन होती है कि जैसे 9 ग्रह होते हैं जी या वेस्टर्न में 12 ग्रह भी मानते हैं, तो जी उसमें उनकी दशा चलती है, वो एक रोटेशन में चल रहे होते हैं, तो जिसको जी महादशा, अंतरदशा और प्रंतरदशा कहते हैं। प्रत्यंतर दशा। जी तो अब हम ये स्क्रीन को जरा थोड़ा सा देखते हैं, एक ये टिपिकल चार्ट है जो जी इसमें एक ये चार्ट जो है यहाँ पर, ये छठा घर है पहला जहाँ पर मेरा कर्सर है और ये 8वां घर है और ये 12वां घर है जी और यहाँ पर एक टाइमलाइन होती है, ये महादशा अंतरदशा। तो इस पर्टिकुलर केस में शनि राहु राहु है, इसके जी टाइमलाइन भी डिफाइंड है। ये एक पेशेंट की ही एक्चुअली कुंडली है जी जिनको कोरोना रहा और काफी सीरियस हालत में जी थे वो। जी तो अब अगर
जनरली क्या है कि ये मिस्टीरियस डिसीज है जिसको राहु से रिप्रेजेंट करेंगे जी और जो बीमारी है वो शनि से रिप्रेजेंट की जाती है जी और जो फेफड़े हैं वो मरकरी, मतलब मरकरी से, हमारे शास्त्रों में हर एक चीज का बहुत क्लासिफिकेशन किया है उन्होंने, बीमारी का, अंगों का, उसी के जी हिसाब से खाने का, कलर्स का जी सेपरेशन, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, मतलब इतना विस्तृत है हमारा ज्ञान। तो अब जी अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर छठे हाउस में यहाँ पर मरकरी दिख रहा है। जी मरकरी मतलब लंग्स की तकलीफ है और राहु है यहाँ पर। तो राहु जनरली, मतलब ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि इस बीमारी में मतलब राहु का अगर दशा या अंतरदशा चल रही होती है तो वो लोग इससे इफेक्ट होते हैं। इसको अगर हम 100, 500, 1000 लोगों पर स्टडी करें तो हम लोग ये नैरो डाउन कर सकते हैं कि कुछ लोगों को तो ये मतलब होगा नहीं, या कम होगा, या माइल्ड होगा, या ज्यादा होगा। जी तो वो चीजें हम अगर इसको इन फॉर्मूलाज को रिसर्च की तरह करें तो हम इसको, मेरा मत ये है कि भाई ये जो 6, 8, 12 हैं, जी यहाँ पर अगर शनि या राहु या मरकरी इस तरह से आ रहा है जी तो वो तकलीफ देगा। अब जी दूसरी चीज इसमें होती है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। जी जैसे मान लीजिए 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का है, 1000 रुपए का नोट है, तो हम तीनों के अलग अलग वैल्यू है। तो जहां पर तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे 6, 8, 12, वहां पर सीवियर इंटेंसिटी होगी। और अगर जहां पर 6, 8 या दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होगा वहां पर माइल्ड होगा, और जहां पर सिंगल प्लैनेट होगा तो वहां पर लो होगा। तो मतलब बहुत से लोगों को हुआ लेकिन ठीक हो गया, बिना दवाई के भी ठीक हो गया बहुत से लोगों को। जी कुछ लोगों को दवाई के, हल्की फुल्की दवाई के बाद ठीक हो गया, जैसे मेरे केस में। कुछ लोगों को अस्पताल में बड़ा सीवियर ट्रीटमेंट के बाद ठीक हुआ, और कुछ अनफॉर्चुनेटली अभी एक केस सुना था डॉक्टर के अग्रवाल का, मतलब वो स्वयं इतने ज्ञानी और एम्स में डॉक्टर रहे, उनके पास सब वैक्सीनेशन भी था, सब बेस्ट फैसिलिटी थी, उसके बावजूद वो इसको सरवाइव नहीं कर पाए। तो ये आपके मुताबिक 6, 8 और 12 जो है ये डेडलीस्ट ग्रह, कॉम्बिनेशन है। ये डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ, जी अब हम उसी चार्ट में इसको आगे देखते हैं तो ये जैसे, क्योंकि इस व्यक्ति की दशा राहु की चल रही है, यहाँ पर 6, 8, 12 दिख रहा है। जी तो ये पीरियड में मतलब उसका जो है थोड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, एंड विच वाज द फैक्ट कि उनका ऑक्सीजन लेवल करीब 40 के आसपास था, मतलब। हम्म अब इसमें शनि जो है यहाँ पर भी 6, 8, 12 दिख रहा है, मतलब तीनों प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन हो गए। तो इसके जरिए हम, और मतलब ज्योतिष वाले जो समझ है उनको, राहु क्योंकि मंगल के ग्रह में है तो मंगल में और ज्यादा डेडलीस्ट है, मतलब इसमें तीनों जगह पर ही कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो मतलब हम इसके जरिए वो कितना सीवियर होगा उसको जज करने की कोशिश कर सकते हैं। कर सकते और हैं। जिसके जी जरिए जो ज्यादा सेंसिटिव है उन लोगों को ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अब अस्पताल में मान लीजिए लिमिटेड बेड हैं और वो हल्की फुल्की बीमारी वालों ने ऑक्यूपाई कर लिए, तो जो जी सीवियर वाले हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसके जरिए मतलब काफी हद तक आइडेंटिफाई बिफोर डिसीज इवन किया जा सकता है कि भाई कुछ लोग जो अभी देखिए भय चल रहा है, जी चाहे वो मास्क है या मूवमेंट है, भय है, अगर भय जी का निवारण हो जाए या उसका समाधान हो जाए कि ये चीज मुझे नहीं होगी या हल्की फुल्की होगी, तो आदमी उस हिसाब से आगे चल सकता है। जी तो जो हमारे शास्त्रों में विधा तो है, अब उसको मतलब कैसे अप्लाई करना है ये उसकी बात है। जी अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए अगर ये हो जाता है, तो मतलब जनरली, जी एंड इट कुड अप्लाई नॉट ओनली टू कोरोना, इट अप्लाइज टू एनी अदर डिसीज। मतलब जी इसमें प्लेनेट के हिसाब से अगर कोई दूसरा प्लेनेट होगा तो दूसरी डिसीज हो सकती है। जी मतलब ज्योतिष में ये कहा जाता है कि जो भी बीमारी है वो छठे घर से संबंधित होगी, तो वहां पर जो जी प्लेनेट होगा या जो उसका लॉर्ड होगा वो उस जी बीमारी को गवर्न करेगा। जी तो जनरली इसमें क्या करना चाहिए, मतलब ये होता है कि ठीक है भाई पता भी चल गया, अब क्या करें, ठीक है मेडिकल साइंस तो जो ट्रीटमेंट लेनी है वो लेनी ही लेनी है। लेनी लेनी पर कई जगह पर ये होता है कि मेडिकल साइंस भी हेल्पलेस हो जाता है। तो जी हम ऐसा एडिशनल क्या कर सकते हैं कि जिससे वो जो इम्पैक्ट है वो मॉडरेट हो जाए या कंट्रोलेबल हो जाए या ठीक हो जाए। तो जी जनरली जो मतलब मेरी समझ के हिसाब से जितना मैंने आज तक सीखा है और जो काम करता है, मतलब इनफैक्ट इसको कोई भी आदमी टेस्ट कर सकता है, ये जो ग्रह होते हैं 6, 8 और 12 वाले में, इनका जी दान करना चाहिए। दान का मतलब कोई खाने की चीज हो सकती है, या जी जैसे मान लीजिए राहु है तो कॉफी हो सकती है, चाय हो सकती है, अगर ये मरकरी है तो हरी दाल हो सकती है। जी तो उस तरह की चीजें, मतलब जो भी श्रद्धा है, ऐसा नहीं है कि वो बड़ी वैल्यू है, मतलब इट कुड भी 10 रुपए की भी हो सकती है, 100 रुपए की भी हो सकती है, मतलब जैसा जी जिसका सामर्थ्य है उस हिसाब से करें। जी और एक और चीज जो अक्सर हमको नहीं करनी चाहिए, अक्सर क्या होता है हम सब लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम सभी जी देवी देवता को नाराज नहीं करते। नाराज नहीं करते और जी मानते हैं।
जी परंतु एक व्यवहारिक चीज होती है, जैसे परिवार में 4 भाई हैं, 2 की बनती है, 2 की नहीं बनती, तो जिनसे नहीं जी बनती उनसे थोड़ा आदमी दूर ही रहता है। जी तो जो भी प्लेनेट हमारे, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, 6, 8, 12 में अगर बैठे हों, जी तो हमें जी उनको जरा दूर से ही नमस्ते कर लेनी चाहिए, उनकी पूजा जी अर्चना वगैरह नहीं करनी चाहिए। जैसे नहीं मान लीजिए करनी फर्ज चाहिए। कीजिए वहां पर वीनस है, तो जी वहां पर देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए, या अगर जी वहां पर मंगल है तो वहां पर हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। तो जी ये चीजें भी है, क्योंकि हम उस चीज को बढ़ा रहे हैं, उनके इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा है जी कि हमें उसे कम करना है। जी और उसी में जो जेमस्टोन्स वगैरह भी पहने जाते हैं वो नहीं पहनने चाहिए। जी दूसरा, इन दिशाओं, जहाँ जो ये प्लेनेट है उनकी दिशाएं जो भी घर में बनती हैं उनको साफ सुथरा रखें। जी और एक और चीज है कि अगर कोई ये समस्या होती है तो एंटरटेनमेंट मोड में रहें। जी जैसे बीमारी छठा ग्रह है, छठा हाउस है, तो पांचवा हाउस जो है वो हीलिंग का है, जी और हीलिंग के साथ साथ वो एंटरटेनमेंट का भी है। तो जब हम अगर मान लीजिए पेशेंट एंटरटेनमेंट मोड में रहता है किसी भी तरह से, चाहे वो सीरियल देख रहा है या जोक देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, तो उससे वो पांचवा हाउस एक्टिवेट होता है, जो बीमारी को काफी हद तक नलीफाई करेगा। जी तो ये चीजें हमारे मतलब ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से है, और वास्तु के हिसाब से, जैसे ये तीन, जो राहु है इसका साउथ वेस्ट होता है। आपने ये सुना होगा, देखा होगा कि बहुत से लोग जी कोरोना से रिकवर कर जाते हैं, पर जी बाद में वो हार्ट अटैक से संभल नहीं पाते हैं। जी तो जो साउथ वेस्ट की दिशा होती है घर की, वो हार्ट की दिशा होती है। जी तो उसको साफ सुथरा रखें, वहां पे कोई खराब चीज ना रखें, जी डायटीज वगैरह ना रखें, तो जी उससे जो है वो काफी हद तक मतलब वो चीज नलीफाई हो सकती है। ऐसे ही शनि जो है वो वेस्ट की दिशा होती है, तो जो लंग्स के, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, जी तो वेस्ट अगर अपना क्लियर रखा जाए, अक्सर क्या होता है घर में हम बहुत सारी चीजें रख लेते हैं कि शायद काम आ जाएगी, वो खराब होती जी है या जंक होती है, तो वो क्लियर जी रखें, जी किसी जरूरतमंद को दे दें अगर काम की है, या ठीक करा लें अगर अपने ही काम की है जी तो। ऐसे जी ही जुपिटर होता है वो नॉर्थ ईस्ट का होता है, तो ब्रेन का इशू जो होता है, या जी जो बीमारी एकदम ये कहते हैं बहुत तेजी से बढ़ती है, तो वो जी नॉर्थ ईस्ट का इशू है, तो वो वहां पर क्लियर होना चाहिए, मतलब वहां पे जंक ना हो, जी डस्टबिन ना हो, जी स्पॉयल आइटम ना हो। अगर जी टॉयलेट है तो टेप्स के जरिए कंट्रोल हो सकता है। और जो जी देवी जी देवता हैं वो ठीक जगह पर रखें, बहुत ज्यादा ना रखें। जैसे अक्सर घर में आजकल एक फैशन हो गया है कि जहां मर्जी वो जी बहुत देवी सारे देवताओं को रख रखे लेते हैं। जी जाते जी हैं, जी तो वो जी जी उनको सही जगह पर जितने लिमिटेड हो उतना ही रखें। जी तो ये चीजें मतलब ऑलरेडी हैं और ये काम करती हैं। मतलब ये हमने यहाँ तक देखा है कि जहाँ पर हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया होता है पेशेंट्स को, नॉट जी ओनली कोरोना, मतलब दूसरी भी कई कई तकलीफों में, डिजीज में। जी 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 तो वहां पर भी इन चीजों के जरिए मतलब स्वास्थ्य लाभ, या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी भी जी सुख समृद्धि से हैं जहां पर बड़े बड़े जी अस्पतालों ने जवाब दे दिया था। जी तो हमारा ये जो वास्तुशास्त्र है, इसमें जो 16 जोन होते हैं, इसका हर एक का अलग अलग जोन है। जी मतलब जैसे अगर कोई लीवर वाला जोन है तो ईस्ट, और अगर ये हार्ट का है तो साउथ वेस्ट। ये पूरा टेबल है 16 का, मतलब जी रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, पर मेनली जो जी इससे संदर्भ में है वो साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो ये कुछ जोन है जो साफ रखें, तो उससे अपना बीमारी, अगर इवन प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन भी परमिट कर रहा होगा, तो अगर वास्तु की जगह से, जैसा होता है ना बिजली अगर चलनी है, तो बिजली के लिए एक मेन स्विच हाउस का चालू ऑन होना चाहिए, फिर सब स्टेशन का ऑन होना चाहिए, फिर आपका मीटर ऑन होना चाहिए, और फिर आप स्विच ऑन करेंगे। जब वो चारों ऑन करेंगे तब वो चलेगा। तो इसी तरह ये होता है कि ये सब इंटरलिंक्ड है, चाहे वास्तु है या एस्ट्रो है, इनमें से एक भी स्विच अगर ऑफ कर दिया तो वो जी इवेंट हैपन नहीं होगा, मतलब वो लाइट नहीं जलेगी। तो यही जी एक तरह की रेमेडी होती है कि भाई, चाहे वो एस्ट्रो के जरिए डोनेशन करके, या चाहे वो वास्तु के जरिए, किसी तरह से एक स्विच बंद हो जाए ताकि सप्लाई कट हो जाए और वो जी रिकवरी हो जाए। दैट इज द जी बेसिस ऑफ होल ऑफ दिस। हमारा जो शास्त्र है या साइंस है या सुपर साइंस है, ये वो है। तो मोटा मोटी वाह जी तो इसी तरह मतलब अगर और थोड़ा डिटेलिंग में समय परमिट करे, तो जैसे स्वास्थ्य के लिए जी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन होता है। जी इसमें लाल आइटम नहीं होनी चाहिए, या कई बार बर्नर वगैरह आ रहा होता है तो उसके नीचे हरी स्लैब लगा दें। जी टॉयलेट वगैरह या डस्टबिन है, टॉयलेट है तो टेप लगा के कंट्रोल हो जाता है, डस्टबिन है तो रिलोकेट कर दें, खराब आइटम जी ना रखें। जी बाकी यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है, 5 तत्व होते हैं वास्तु में। जी तो ये जल तत्व है, तो यहाँ पर नीली काली चीज चल सकती है, लेकिन फायर तत्व नहीं चलेगा, क्योंकि अग्नि और जल जो है वो विरोधी हैं। तो अगर जी वहां जी पर लाल रंग की चीज आ गई तो वो डिस्टर्ब कर सकती है, जी या ये फायर की चीज आ गई तो डिस्टर्ब होती है। जी तो इस तरह से ये एक
बॉडी का समन्वय और स्पेस का समन्वय जो है उसके जरिए स्वास्थ्य को प्राप्त करने की विधा है, और स्पेशली जहाँ पर बहुत ज़्यादा साधन नहीं है तो ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है जिसके जरिए इस महामारी को मिनिमाइज या कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी इस टॉक शो को देख रहा होगा, अगर उसे ये पीपीटी हाथ लग जाए, अब तो लगी जाएगी, अब तो बिल्कुल रिकॉर्ड हो चुका है पूरा सारा, और वो अगर एक बार बात कर ले तो वो स्वयं अपने आप में एक एक छोटी मशीन चलता फिरता ज्योतिषी तो बन ही जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ तो ज्यादातर ये शास्त्रों में आपने देखा होगा किसी ने नाम भी नहीं लिखा कि किसने बनाया है, और वो उसको कमर्शलाइज करने का भी ऐसा वो नहीं होता था। ये भी नहीं है कि भाई ठीक है, जिन लोग वो प्रोफेशनली इसको करते हैं उनको जीविका के लिए कुछ चाहिए होता है, परंतु ज्ञान तो देने से ही बढ़ता है। तो इसमें जिसको भी अगर कोई नहीं समझ आ रहा और वो उसमें कुछ मार्गदर्शन चाहता है तो मेल नीचे लिखा हुआ है, दे कैन फील फ्री टू कम्युनिकेट एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, मतलब तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक बिजनेस टाइकून और एक बहुत ही आध्यात्मिक शख्सियत जब भी ऐसे क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी देते हैं जिसे उन्होंने अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाया, जिसे उन्होंने मानव मात्र की सेवा का साधन बनाया, तो उसे सुनने में, उस भाव से उसको एक्सेप्ट करने में कितना मजा आता है। अब मैं इस ज्ञान के ग्रंथ से ये पूछना चाहूंगा, लास्ट सवाल, कि व्हाट इज अ ड्रीम ऑफ ऑनरेबल आचार्य एस.डी. गुप्ता जी, जो कि अभी उन्हें लगता है कि बचा हुआ ये सपना मुझे पूरा करना है। टफ क्वेश्चन है। इंसान के सपने तो कुछ ज्यादा ही होते हैं। जी। तो अपने भी एक तो ये अयोध्या के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें है, जी दूसरा वहाँ पर काम करते हुए थोड़ा सा ये अनुभव हुआ था कि जो मंदिर वहाँ पर बन रहा है उसमें जी। भी कुछ आपने, जी मुझे जी, आपने, महसूस हुआ जी कि जी, उसमें कुछ वास्तु का समस्या कुछ, है। जी तो जी वहाँ पर मैंने वो डीएम साहब से शेयर किया था, उन्होंने वो जी पीएमओ ऑफिस में भी आगे भेजा है जी और उस पर जी कार्रवाई चल रही है। जी जी जी। तो हमारे ज्ञान का सदुपयोग हो सके यही एक बड़ी चीज है, और ये ज्ञान आगे वाली जनरेशन को भी यूज हो सके, ताकि हम ये कहने वाले हों कि हाँ भाई, हम खाली वेस्टर्न किताबें ही नहीं पढ़ने, हमारी चीजों में उससे भी ज्यादा है। मतलब आप मेडिसिन पढ़ते हैं तो सिर्फ मेडिसिन पढ़ते हैं, जी जी आप लॉ पढ़ते हैं तो सिर्फ लॉ पढ़ते हैं। जी आप तो शायद जानते हैं, मतलब इसी जरिए हमने लॉयर्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व की है, इसी जी विद्या से जी डॉक्टर्स जी की भी प्रॉब्लम सॉल्व की है, जी। रिलेशनशिप्स की भी की हैं। तो मतलब एक से एक वो कहते हैं ना, गागर में सागर वाला हिसाब है। सागर वाला, जी। तो जीवन की बहुत सी समस्याएं जो लॉजिक से या समझ से सॉल्व नहीं हो पाती, वो इससे हुई हैं। दोस्तों, आज हमने बात की एक और शख्सियत से, और देखा जाए तो मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, एक बहुत ही विराट और एक बहुत ही एक तरह से एक हम बोले कि ज्ञान के भंडार से हमने आज बात की। थैंक यू सो मच आचार्य हरिदास गुप्ता जी, आप हमारे साथ आए। हमने आपसे बहुत कुछ, हमने आपसे सीखा है, आपसे सीख रहे हैं और आपसे सीखते रहेंगे। आपका प्यार, आपका ब्लेसिंग्स हम पे ऐसे ही बने रहें। और अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, बस अब मेरे पास शुक्रिया के सिवा फिलहाल आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो अगेन, वंस अगेन, थैंक यू सो मच, आप इस शो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी, आपने आपके इस माध्यम से ये चीज़ें बाकी लोगों तक भी पहुंचेंगी, तो आई थिंक ये आपने भी अपना बहुत बड़ा योगदान और एफर्ट किया है इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय शख्सियत आचार्य हरिदास गुप्ता जी, एक बिजनेस टाइकून, एक आध्यात्मिक शख्सियत। जल्दी ही और फिर मिलेंगे आपसे एक और शो में, एक और अनोखी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डीसी रहिए मेरे साथ डिजिटल वर्ल्ड में, हमेशा, हर वक्त। थैंक यू सो मच, नमस्कार।